नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि कुछ समय से कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ हैं, वो टाइम टू टाइम आते रहें। ठीक है? ओके, होपफुली आप सभी लोग ठीक होंगे। सीबीएसई का रिज़ल्ट आउट हुआ है, क्लास 10th, क्लास 12th। आप लोग चिंता मत कीजिए। जो जिसको सक्सेसफुल मतलब जो सक्सेसफुल हुआ है, वो खुशियाँ मनाइए, एन्जॉय कीजिए। और जो जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो सैटिस्फाइड नहीं हैं, वो सट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई कीजिए, जो गलतियाँ की है उसको सुधारिए, क्योंकि फेलियर जो है वो लाइफ़ का हिस्सा है, ठीक है? फेल मतलब कुछ बड़ा कोई कुछ गलत काम नहीं किया है आपने, ठीक है? इस बार नहीं हुआ, अगली बार आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए और डेफ़िनेटली इस बार आपका हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए, तो आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th हिस्ट्री का, दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन से कवर करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, इसको प्रॉपरली इंट्रोडक्शन के साथ एकदम पूरा डिटेल में इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे इस चैप्टर का मतलब क्या-क्या सारी चीज़ें हैं, इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी हम लोग इसमें डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, सॉरी। उसके बाद फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो सोसाइटी है वो एक्ट करती थी फ्रांस की, कैसी है फ्रांस की सोसाइटी, वो हम लोग इसमें पढ़ाई करने वाले हैं। उसके बाद कैसे मोनार्की से फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो गया, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कैसे फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया, और हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि क्या था रेन ऑफ टेरर, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। तो इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, नेपोलियन बोनापार्टे कौन थे और वो सब स्टडी करने वाले हैं, और इस चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर को मेन फोकस जो है वो है फ्रांस। बेसिकली यहां पर ऐसा क्या हुआ कि ये रेवोल्यूशन कहलाया, इसमें जो ये पीरियड है उसको रेवोल्यूशन बोला गया, क्यों? तो बेसिकली जो फ्रांस है वो मोनार्कियल स्टेट था और वो कन्वर्ट हो गया रिपब्लिक के अंदर। तो ये जो जर्नी है इसे हमने कहा रेवोल्यूशन, ठीक है? मोनार्की से रिपब्लिक तक बनने का, दैट इज रेवोल्यूशन, ठीक है? इस चैप्टर को मैंने डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 14 जुलाई 1789। इसके पहले का जो भी इंसिडेंट्स हुए और इवेंट्स हुए वो हम लोग स्टडी करेंगे, और क्यों इन इंसिडेंट्स और इवेंट्स के कारण ये डेट इतनी इंपॉर्टेंट बन गई, ऐसा क्या हुआ था इस दिन, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जो भी 14 जुलाई 1789 में हुआ उसके बाद फ्रांस पे क्या इंपैक्ट हुआ, जो पोस्ट 14 जुलाई 1789 है वहां पर क्या चेंजेस देखने को मिले, हम लोग ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं। हम लोग 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था वो देख लेते हैं। मोर देन 7,000 पीपल गैदर्ड एट टाउन हॉल टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, आवाज नारेबाजी कर रहे थे, आवाज दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे किंग बाहर निकलिए, और राजा था कि उसने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और जब राजा का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया तो उन्होंने अटैक कर दिया बेलेस्टियल जेल पर। ये 7,000 की 7,000 लोग जो है वो दौड़ पड़े बेलेस्टियल जेल पर, अटैक कर दिया, धावा बोल दिया। उन्होंने सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो वहां पर जेल के सुपरिटेंडेंट थे, उनको मार दिया, प्रिजनर्स को फ्री कर दिया और आर्म्स एंड एम्युनिशन को लूटना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पूरे आर्म्स एंड एम्युनिशन को लूट लिया। इमेजिन कीजिए 7,000 लोग प्लस उन्होंने प्रिजनर्स को फ्री कर दिया और आर्म्स एंड एम्युनिशन उनके हाथों में है, तो इमेजिन कीजिए सिचुएशन क्या हुई होगी, राइट? और ये सब हो रहा था 14 जुलाई 1789। दैट्स व्हाई दिस डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है? लेकिन ये जो राजा था वो था कौन, किसको बुलाया जा रहा था, प्रोटेस्ट के नारे किसके खिलाफ दिए जा रहे थे? तो वो थे लुइस 16, और वो बिलोंग करते थे बर्बन फैमिली से, ठीक है? और इनकी रानी का जो नाम है, जो कि उनके लाइफ में आई थी तबाही मचाने के लिए, तो मैरी एंटीनोट, जो कि वो रानी है, ठीक है? और वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रिया से, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको आप दिमाग में रखिए। आगे हम लोग देखेंगे कैसे राजा जो है वो ऑस्ट्रिया से ही मदद मांगता है और आगे जाके फिर अटैक भी होता है, और सोशलिज्म और यूरोपियन जो चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर जो है हम उसमें स्टडी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे 16 लुइस 16, और जो क्वीन है वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब 14 जुलाई 1789 इतना इंपॉर्टेंट, ये जो इंसिडेंट हुआ था 7,000 लोग जो जमा हो गए थे टाउन हॉल पे, उसका कारण क्या है?
तो हम लोग स्टडी करेंगे प्री 14 जुलाई 1789। तो अगर मैं पास्ट में जाऊं, 1789 से भी पास्ट में जाऊं, 1774 में चले जाऊं, तो फ्रांस उस समय बैंकरप्ट हो गया था। बेसिकली बैंकरप्ट मतलब होता है कंगाल होना। उसके बाद पैसे कुछ नहीं थे, तबाही, मनी डिग्रेडेशन चल रहा था। उसके बाद बैंक पूरे इसमें चल गए थे, डाउन हो गए थे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हो रही थी 1774 में। आगे चलते हैं, इसका कारण क्या है? ये फ्रांस जो है बैंकरप्सी में जा रहा था, इसका कारण ये है कि वॉर, बार बार फ्रांस वॉर में जा रहा था। आए दिन वॉर हो रहे थे, हर दिन किसी ना किसी स्टेट पर, किसी ना किसी कंट्री पर अटैक कर रहे थे। ठीक है, और लुइस 16 पैसा खर्च कर रहा था मेंटेनेंस ऑफ पैलेस पे। अपने पैलेस को मेंटेन करने के लिए पूरा पैसा लगा दिया था उन्होंने। आप देख सकते हैं, है कि नहीं? तो पूरा पैसा उन्होंने किस पे लगा दिया था? पैलेस पे, पैलेस को मेंटेन करने में। प्लस अपनी नैया डूबी हुई है, फिर भी ये हेल्प कर रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज को। अपनी नैया तो संभाली जा नहीं रही है, फिर भी ये लोग जा रहे थे अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। इमेजिन कीजिए, उनको हेल्प करने के लिए भी पैसा लगता है, और यहीं पे पैसा खर्च हो रहा था। चौथा और मेन इंपॉर्टेंट जहां पर ये पैसा खर्च हो रहा था, दैट वाज रिटर्न ऑफ लोन। जहां से भी लोन ले रखे थे उनको रिटर्न करना था एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस रेट पर वो लोग लोन को क्या कर रहे थे? रीपे कर रहे थे, और पूरा पैसा जो है जा रहा था। और थे मिसलिनियस खर्चे, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स। बेसिकली उसके वाइफ के खर्चे, उसके खुद के खर्चे, और भी बाकी जो खर्चे हैं, वो सब खर्चे इसके अंदर इंक्लूडेड थे। और इसी के कारण फ्रांस जो है वो बैंकरप्ट हो गया था। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो। प्लस 1774 में ये सब सिचुएशन चली रही थी, सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब होता है, सब्सिस्ट मतलब जिंदा रहने के लिए जो जरूरत चीज थी वही अवेलेबल नहीं थे, बहुत महंगे हो गए थे। ठीक है, सब्सिस्ट करने के लिए क्या चीजें चाहिए होते हैं? कपड़ा, मकान, राइट, खाना, कपड़ा, मकान, और यही चीजें जो है वो महंगी होती जा रही थी। और क्यों हो रही थी? तो इसका रीजन एक है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का इंक्रीज होना। 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन थी, और वो 1789 तक आते आते 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई। ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और जिसके कारण फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा। फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा तो फूड प्राइस भी इंक्रीज हुई, और फूड प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो क्या होगा। गरीब लोग फूड को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, राइट। आगे चलता है, लेकिन सिर्फ यही तक बात खत्म नहीं हुई। बैंकरप्ट तो था ही, प्लस पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण फूड प्राइस इंक्रीज हो गए, और अब तीसरी चीज, इसी समय ड्रॉट आ गया। तो ड्रॉट प्लस फूड प्राइस इन इंक्रीज लेड टू सबसिस्टेंस क्राइसिस। होपफुली आप लोगों को यहां तक चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखा रहा हूं मैं। आप लोग इसके नोट मेकिंग कीजिए। आप लोग YouTube पर हो तो YouTube पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप लोग मेरे ऐप पर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। इसकी डिटेल जो वीडियोस है वो मेरे ऐप पर अवेलेबल है। मैं अभी ऐप पर भी डालना शुरू कर रहा हूं। मेरा ऐप का नाम आपको पता ही होगा, चार्ली क्लासेस। मैं यहाँ पे स्पेलिंग भी लिख देता हूँ, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप लोग मेरे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर आपको फ्री एंड मटेरियल जो भी है वो सब चीजें मिल जाएगी। यूपीएससी के भी लेक्चर स्टार्ट होंगे कुछ दिनों में, जुलाई से मेरे रेगुलर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप वहां पे आ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, इतने सारी चीजें हो रही है, ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, बैंक करप्ट हो गया, तो बेसिकली पैसा आएगा कहां से? तो लोगों ने, मतलब जो बड़े सोसाइटीज है, जो हम लोग देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, टैक्सेस लगा दिया। राजा ने टैक्सेस लगा दिया। हम राजा नहीं बोल सकते, आगे देखेंगे, जनरल स्टेट मीटिंग जो होती है वो टैक्स लगाती है। तो बेसिकली टैक्सेस लगाया। और टैक्सेस दो प्रकार के थे, एक थी टेलिस और दूसरा था तीस। टेलिस जो थी वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाई, जो कि ऑलमोस्ट सभी को देना पड़ता था। और तीस जो है 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन, जो भी आप प्रोड्यूस करोगे उसका 1/10 हिस्सा जो है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या ये इंपोज करने का, टैक्स इंपोज करने का पावर राजा के पास था? तो नहीं, was not with the power of was not with king। ठीक है, the power to impose the taxes was not with king। तो था किसके पास? वो था स्टेट जनरल मीटिंग के पास। ये पावर किसके पास था? स्टेट जनरल मीटिंग के पास पावर था टैक्स लगाने का। ओके, अब स्टेट जनरल मीटिंग को समझने के लिए हम लोग पहले समझेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस की सोसाइटी क्या थी, फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। तो बेसिकली फ्रांस की सोसाइटी जो है वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। उसमें पहला स्टेट जो है, उसके अंदर चर्च और क्लर्जी लोग थे, मतलब बेसिकली चर्च वाले जो लोग हैं उन्हें इस स्टेट में डाला गया। सेकेंड स्टेट जो है उसके अंदर किंग्स एंड मिनिस्टर्स, जिन्हें नोबैलिटीज कहा गया। और थर्ड स्टेट के अंदर कॉमन पीपल, ये लोग रहते थे। मोर देन प्रिविलेजेस वर गिवन टू द फर्स्ट टू स्टेट्स। बहुत से प्रिविलेजेस, जो बर्थ से प्रिविलेजेस मिलते हैं,
वो सब किसको दिए गए? फर्स्ट और सेकंड स्टेट को। टैक्स को एजम वो कर देना, माफ कर देना, ये सब जो चीजें हैं, दे डोंट यूज टू पे टैक्स, लेकिन पूरे टैक्स इनको पे करने पड़ते थे, कॉमन पीपल को। ठीक है, तो ये सोसाइटी का हाल था। आगे चलते हैं। और इसी दरमियान ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास मिडिल क्लास जो है वो भी ग्रो करती है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बारिश नहीं है, ड्रॉट है, ठीक है, आप लोग क्या करोगे? अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, आप लोग जॉब्स ढूंढोगे, और वही चीजें हो रही थी। और इसीलिए पीजेंट्स, वर्कर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स ये सामने आते हैं और ये मिडिल क्लास में आते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ फिलोसफर्स भी उभर कर आए। इसमें से पहला जो फिलोसफर है जॉन लॉके, जो कि इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, आपके बुक में भी दे रखा है, जिन्होंने किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर उन्होंने एब्सोल्यूट पावर एंड डिवाइन राइट्स के बारे में बात की है। एब्सोल्यूट पावर एंड डिवाइन राइट के बारे में बात की है। दूसरे जो फिलोसफर है दैट इज रूसू। और रूसू जो है, इन्होंने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। इसके बारे में आपको डिटेल नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिटेल नहीं जाऊंगा। आप लोग मेरे जो भी सोशियोलॉजी वाले वीडियोस आएंगे उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। थर्ड जो है दैट इज मॉन्टेस्क्यू, जो कि जिन्होंने लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉस, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की थी। अब सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब लेजिस्लेटिव अपनी पावर को सेपरेट रखेगा, एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को सेपरेट रखेगा, और जुडिशरी अपने पावर को सेपरेट रखेगा। ये लोग एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इनकी पावर सेपरेट होगी। ठीक है, तो इन्होंने इसके बारे में बात की। आगे चलते। तो हमने बोला था कि पावर टू कॉल मीटिंग वॉज विथ किंग। इंपोज जो करने का पावर था वो था स्टेट जनरल मीटिंग के पास। टैक्स इंपोज करने का पावर किसके पास था? स्टेट जनरल मीटिंग। और किंग के पास सिर्फ इतनी पावर थी कि वो इस मीटिंग को बुला सकता था कि भाई चलो मीटिंग करनी है। ठीक है, अब हम लोग टैक्स इंपोजिशन कैसे होता था सोसाइटी पर वो स्टडी करेंगे। उनका वोटिंग स्ट्रक्चर क्या था? लेट्स अंडरस्टैंड द वोटिंग सिस्टम। सो हम आते हैं स्टेट जनरल मीटिंग, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि 3 स्टेट में डिवाइडेड था, वैसे यहां पर भी 3 स्टेट में बैठते थे लोग, जिसमें चर्च के 300 लोग थे, किंग्स एंड मिनिस्टर्स 300 होते थे, और कॉमन पीपल 600 थे। और यहां पर 1 स्टेट 1 वोट का रूल चलता था। मतलब एक स्टेट एक वोट होगा। जैसे कि अगर चर्च वोट कर रहा है तो वो एक वोट हो जाएगा, किंग्स वोट कर रहे तो एक वोट हो जाएगा, और कॉमन पीपल कर रहे तो वो एक वोट हो जाता था। जब भी टैक्स लगाने की बारी आती थी तो ये दोनों साथ में आ जाते थे, और वो पूरा टैक्स जो है किस पे लगा देते थे? कॉमन पीपल पर, थर्ड स्टेट पे लगा देते थे। जिससे नाराज होकर कॉमन पीपल ने क्या किया? थर्ड स्टेट ने क्या किया? डिमांड रखी कि हमारे को 1 मेंबर 1 वोट चाहिए, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, और ये रूल हमारे को चाहिए। जब राजा ने रिफ्यूज किया, किंग रिजेक्टेड द डिमांड, दे बॉयकॉटेड द मीटिंग। थर्ड स्टेट जो है वो असेंबल होता है टेनिस कोर्ट पर, ठीक है, ऑन 20 जून 1789, और वो वहां पर ओथ लेते हैं, और ये बहुत ही फेमस है टेनिस कोर्ट ओथ। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपको अपने सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले जो है वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी। तो टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहां से डिस्पर्स नहीं होंगे, इस टेनिस कोर्ट से हम लोग हिलेंगे ही नहीं जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता फ्रांस का। सेकंड, उन्होंने कहा खुद को कि हम लोग है नेशनल असेंबली। उन्होंने खुद को ही डिक्लेयर कर दिया हम लोग नेशनल असेंबली है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हो रही थी फ्रांस में। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो क्या थर्ड स्टेट के पीपल अकेले थे? नहीं, दे वेर सपोर्टेड बाय मीराबाई, मीराब्यू और अबेसियास। मीराब्यू जो थे वो सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए थर्ड स्टेट अलोन नहीं थी, सेकंड स्टेट में भी कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट को। अबेसियास जो थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर थे, उनकी जो स्पीच होती थी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, और उन्होंने एक पैम्पलेट भी छापा था जिसके ऊपर, जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, व्हाट इज थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने ये रखा था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। ओके, जब फ्रांस बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, नेशनल असेंबली जो बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फ्रांस के, तो जो रेस्ट ऑफ फ्रांस था वो टर्मोइल हो गया। टर्मोइल मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में आ गया। सीवियर विंटर आता है उस समय, बैड हार्वेस्ट होता है, फूड शॉर्टेज होता है, फूड की प्राइस इंक्रीज होती है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा हालत खराब हो गई थी फ्रांस की। वो तो बैंकक्रप्ट था ही, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी लगा था। अब सीवियर विंटर के कारण बैड हार्वेस्ट होता है, फूड की शॉर्टेज होती है, और फूड की प्राइस फिर से इंक्रीज हो जाती है। और फिर आता है 14 जुलाई 1789, जहां पे 7,000 लोग जो है वो जाते हैं टाउन हॉल के नीचे खड़े होते हैं और नारेबाजी करते हैं राजा के खिलाफ। और ये वो दिन था, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि पास्ट में क्या हुआ, प्री में ऐसा क्या हुआ कि ये करंट सिचुएशन जो है 14 जुलाई 1789 की वो आ जाती है। होपफुली आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया हो।
आगे चलते हैं। और इसी दौरान एक र्यूमर फैल जाता है कि सेकेंड स्टेट जो है वो अटैक करने वाला है थर्ड स्टेट के फील्ड्स और क्रॉप्स पर। और ये र्यूमर जैसे ही फैलती है तो इससे पहले कि सेकेंड स्टेट कुछ करे, थर्ड स्टेट अटैक कर देती है, मार्च कर जाती है और लूटती है सेकेंड स्टेट की प्रॉपर्टीज को। और सिचुएशन ऑफ फ्रांस वॉज कंटिन्यूसली डिग्रेडिंग, और डिग्रेड हो जाती है, हालात और खराब हो जाते हैं, युद्ध के एक हालात बन जाते हैं, पूरा हाथ से, राजा के हाथ से पूरी सिचुएशन जा रही होती है। तो राजा कर देता है सरेंडर, लुइस 16 सरेंडर कर देता है और वो एक्सेप्ट करता है नेशनल असेंबली। यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है, और वो एक्सेप्टेड नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लेता है और लुइस 16 अब गवर्न किए जाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब यह है मोनार्क अपनी जगह पर ही रहेगा, बस उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, और इसी को बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आगे चलते हैं। 4 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली वॉज क्रिएटेड, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? वो फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर देता है, एबॉलिश प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ, और टैक्सेस बेसिकली तिथ्स उनको एबॉलिश कर देता है। तो उनका मकसद ही था एबॉलिशन, वो एबॉलिशन पे एबॉलिशन करते जा रहे थे। 4 अगस्त 1789 तक नेशनल असेंबली बन जाती है और ये उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। होपफुली आप लोग नोट डाउन कर रहे हो, हर चीज का नोट मेकिंग कर रहे हो। प्लीज नोट मेकिंग कीजिए, आपका चैप्टर बहुत इजीली कवर हो जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी और बहुत इजी वे में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका है। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को रखा गया, पावर ऑफ मोनार्क वाज लिमिटेड। उन्होंने पावर को सेपरेट कर दिया एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव के, और नेशनल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब नेशनल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो उसकी वोटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो वोटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, उन्होंने कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो 25 इयर्स की एज क्रॉस कर चुके थे या 25 इयर्स की एज थी और 3 डेज का वेजेस वो एटलीस्ट कमाते हैं, ठीक है। और पैसिव सिटीजन्स जो थे वो वोट नहीं कर सकते थे, जिसमें वुमेन्स और चिल्ड्रन इंक्लूडेड थे, वुमेन और चिल्ड्रन जो है इंक्लूडेड थे। आगे चलते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे रखता हूं। इसके आगे वाला जो भी चीजें हैं वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बढ़ा दूंगा, जहां पर हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कन्वर्ट होती है फ्रांस रिपब्लिकन में, रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। वो सारी चीजें हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 1 को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोगों ने पढ़ा, स्टार्टिंग में क्या पढ़ा हम लोगों ने? यस, फ्रांस को हमने 3 इसमें डिवाइड किया था। उसमें 14 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1789, इससे प्री और इसका पोस्ट। हमने प्री वाले को पढ़ने के लिए हमने जाना था 1789 को हुआ क्या था, लेकिन हम लोग स्टोरी को डायरेक्टली प्री से स्टार्ट करते हैं। 1774 में बैंक करप्ट हो जाती है फ्रांस, कंगाल हो जाती है, और उसको उभरने के लिए टैक्सेस लगते हैं। टैक्सेस से पहले और भी चीजें देखते हैं। फ्रांस जो है वहां पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आता है, ड्रॉट आता है, पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। उसके बाद इसको उभरने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैक्सेस, राइट, टैक्सेस लगाते हैं। टैक्सेस 2 प्रकार के हैं, टेल्स एंड टिथ्स, वो हमने देखा। और कंगाली का कारण भी हमने देखा, वॉर, राइट। उसके बाद फिर मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, उसके बाद फिर अमेरिकन फैमिलीज को हेल्प किया उन्होंने, उसके बाद लोन रीपे कर रहे थे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी, राइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा? सोसाइटी समझी, ठीक है। टैक्सेस को इंपोज करने का पावर किसके पास था? स्टेट जनरल मीटिंग के पास। तो कैसे वो टैक्सेस लगाते थे? फिर जो थर्ड पार्टी है उन्होंने क्या किया? डिमांड किया किसका? 1 मेंबर 1 वोट का, क्योंकि पहले 1 स्टेट 1 वोट था। तो 1 मेंबर 1 वोट जब रिजेक्ट कर दिया गया तो राजा के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया? टेनिस कोर्ट ओथ पे गए और वहां पर उन्होंने ओथ ली कि भाई हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बनता नहीं तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं, और दूसरा खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। जब ये सब चीजें चल रही थी तो फ्रांस के अंदर सीवियर विंटर गिरता है, हालात और खराब हो जाते हैं, फूड प्राइस और इंक्रीज हो जाती है, और ये लोग पहुंच जाते हैं 14 जुलाई 1789 को राजा के दरबार के नीचे, टाउन हॉल के नीचे, ठीक है। फिर धीरे 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 जब कंडीशन खराब होती है तो फिर लुई 16 जो है सरेंडर कर देते हैं। फिर नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली के ऑब्जेक्टिव देख ले कि कैसे एबॉलिश किया उन्होंने सारी चीजें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है 1791 में, और फिर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो वो है ऑब्जेक्टिव्स देखे क्या क्या थे।
राइट। उसके बाद फिर हमने वोटिंग स्ट्रक्चर देखा, नेशनल असेंबली में इनडायरेक्ट वोट कैसे होता था। ये सारी चीजें हम लोगों ने आज के चैप्टर में देखा। हम लोग बाकी का जो चैप्टर है वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया हो और आप लोगों ने एंजॉय किया हो, स्टोरी आपको समझ में आ रही हो। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया हो या किसी चीज में चेंजेस चाहिए तो डू कमेंट और लेट मी नो कि आपको क्या चीज चाहिए, क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं बहुत इजी तरीके से माइंड मैप बनाकर वो कर रहा हूं। जिसको और भी प्रॉब्लम है, जिसको मेरे से और भी ज्यादा अच्छे तरह से कनेक्ट करना है, वो ऐप को डाउनलोड कीजिए। मेरा ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, चार्ली क्लासेस के नाम से। उसको डाउनलोड कीजिए, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा मेरे साथ कम्युनिकेट करना, और आपको मेरे जो भी कोर्सेस है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत मिनिमम रेट पर कोर्सेस है। जुलाई से यूपीएससी के कोर्सेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून और खुद को खुश रखिए, खुद को हेल्दी रखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, साथ ही साथ पढ़िए, एजुकेशन को स्प्रेड कीजिए और लव स्प्रेड कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।